मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले चुका हूं और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से ही टिकट की मांग करूंगा, ये मैं अपने समस्त समाज को बता दूं। नमस्कार साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SSB हिंदी न्यूज। साथियों, जैसा कि विधानसभा मध्य प्रदेश में परम आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर को लेकर के जो विवाद हमारे सामने है, उस पर मेरी ये राय है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और परम आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दोनों ही समकालीन हैं और दोनों ने ही संविधान निर्माण में अपनी अपनी भूमिका अदा की है। तो फिर हमें इस पर लड़ने की क्या जरूरत है? इस विवाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मानसिकता प्रदर्शित होती है और कुछ नहीं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत देश के पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है क्या? वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के पहले प्रधानमंत्री पद के लिए हकदार थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रधानमंत्री पद के भूखे नहीं थे। उन्हें इस देश की जनता से प्रेम था, इस देश के नागरिकों से प्रेम था। वह हमेशा देश के नागरिकों के हित में काम करते रहे। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि उनको प्रधानमंत्री पद मिला या न मिला। लेकिन कांग्रेस हमेशा से शोषितों और वंचितों के खिलाफ काम करती आई है। आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रधानमंत्री यह लोग कैसे बनाते? इनको तो इनकी तस्वीर प्रतिमा से ही नफरत है। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विधानसभा में प्रतिमा स्थापित हो जाए तो क्या परेशानी है आपको? हमेशा से आप शोषितों और वंचितों को हक और अधिकार से वंचित करते आए हैं। इसी प्रकार आपने परम आदरणीय कांशीराम साहब जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और कांशीराम साहब को ही आपने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इस पद के हकदार और काबिल व्यक्ति शोषित और वंचित समाज में आज भी हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि शोषित और वंचित समाज का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। और उसका नतीजा देखिए कि कांग्रेस का क्या हाल हुआ है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। अगर आपने परम आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रतिनिधित्व दिया होता, उनको प्रधानमंत्री बनाया होता, तो आज भारत की कुछ और तस्वीर होती। अगर आपके द्वारा परम आदरणीय कांशीराम साहब को प्रतिनिधित्व दिया होता और उनको प्रधानमंत्री बनाया होता, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती और कांग्रेस की भी होती। लेकिन आपने शोषित और वंचित समुदाय को कभी भी प्रतिनिधित्व देने की बात नहीं की है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश विधानसभा में भांडेर विधानसभा लगती है, वहां पर फूल सिंह बरैया जो कि वंचित समाज से आते हैं, उनको आपने प्रतिनिधित्व दिया। तो यह मान लीजिए कि कांग्रेस को वहां पर कितनी बढ़त मिली। इसी प्रकार अगर किसी शोषित और वंचित समुदाय के व्यक्ति को प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस घोषित कर दे, तो आज कांग्रेस में फिर से बदलाव हो सकता है। और मेरी जहां पर विधानसभा लगती है मध्य प्रदेश की सबलगढ़ विधानसभा, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में आती है, वहां पर हमने 50,000 जनसमूह इकट्ठा करके केदार सिंह मैकाले को टिकट मांगने की गुहार कांग्रेस से लगाई। और हमारे पास जनसमूह इतना था कि हम कांग्रेस को विजय दिला सकते थे। लेकिन क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं कि यहाँ से कांग्रेस नहीं निकली सबलगढ़ विधानसभा से। और नेताओं से मैंने कई बार चर्चा करी, उनके विचार लिए। विचारों में यह पाया गया कि आप लोग नए नए हो, अभी आप लोगों को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है समाज से।
उनका विचार सुना मैंने, फिर भी मेरा विचार उन पे भारी पड़ रहा था। मैंने ये सोचा कि मुझे मेरे समाज के बीच में जाना चाहिए और समाज से अपने विचार को मुझे रख करके जो मुझे मार्गदर्शन मिलेगा मैं आगे का रास्ता प्रशस्त करना चाहता हूँ। भाइयों, मैं इसी विचार को लेकर के हर गांव गया तो मैं ये मिथक तोड़ना चाहता हूँ कि मेरे समाज के बारे में जो विचार थे कि मेरा समाज कहीं इकट्ठा नहीं होता, 100-200 आदमी इकट्ठा हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, यह मिथक आज मेरे सामने टूटता दिखाई दे रहा है। आप सब साथी हैं, सब देख रहे हैं तो मेरा समाज कितना इकट्ठा हो गया है, यह मिथक आज तोड़ दिया गया है। यह एक झूठ थी कि समाज इकट्ठा नहीं होता है। आज मेरा समाज एकता के लिए इकट्ठा हुआ है, एकता के लिए, और उस एकता को बनाए रखने के लिए आगे हमको काम प्रशस्त करना है। आगे मेरा विचार ये था कि आगे लोकसभा विधानसभा चुनाव है, केवल राजनीतिक परिदृश्य पे मैंने एकता की बात करी थी अपने परिचय में, यही मेरा उद्देश्य था। मैं 1 गांव गया, 2 गांव गया, 3 गांव गया, 10 गांव गया, 50 गांव गया, 100 गांव गया, मेरे साथ मेरा समाज खड़ा पाया गया। जब मैंने यह निर्णय लिया कि मैं क्यों नहीं एक पंचायत करा करके अपने समाज की राय लूं, और मेरी समाज की राय के लिए मैंने यह पंचायत आपको सभी को आमंत्रित करके कष्ट किया है, और इस कष्ट के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपका, केवल इसीलिए कि मेरे समाज को अलग पृथक बताते हुए लोग ये कहते थे कि यह समाज कभी किसी काम के नहीं आता है, एकता नहीं बनती है, पंचायत बिगड़ जाती है। आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि समाज में अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को छोड़कर निजी त्याग करें, हर चीज का त्याग करने के बाद के समाज की एकता के बारे में सोचें। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बारे में एकता बनाएं, जिससे समाज का स्थान कहीं बने, हमारे समाज की कहीं गणना हो। अभी तक कोई भी पार्टी हमारी समाज की गणना नहीं करती है, यह मैं कहना चाहता हूँ आपसे। न कोई पार्टी हमारे समाज को स्थान दे रही है। मैं अन्य समाजों से भी यह सीख दिलाना चाहता हूँ कि छोटे छोटे समाज, कोई 6,000 है, कोई 10,000 मतदाता है, कोई 15,000 मतदाता है, उनको समस्त पार्टियां अपना स्थान दे रही हैं, लेकिन ये 43 से 45,000 वाले समाज को कहीं कोई स्थान नहीं है। इस स्थान को दिलाने के लिए मैंने ये महापंचायत बुलाई है। मैं समाज से ये कहना चाहता हूँ, मैंने अपना प्रस्ताव पैसे गाँव जाकर के रखा है। मैंने ये भी रखा है कि मैं इस समाज के बीच से उठ करके एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी से इस समाज को प्रतिनिधित्व करने के लिए टिकट मांगने की बात कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मुझे टिकट अकेले नहीं देगी, लेकिन मेरा समाज की अगर आवाज जाएगी तो पार्टी कहीं न कहीं अपनी आवाज सुनेगी। इस महापंचायत का मेरा उद्देश्य यही था, और इस महापंचायत से मैं एक ही बात कहलाना चाहता हूँ कि मेरे अगर टिकट मांगने में आप मेरे को बल प्रदान करेंगे तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा समाज हाथ उठा करके, अगर मेरे के समर्थन में है तो हाथ उठा करके एक बार मेरा समर्थन कर दे। मैं आगे समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। आगे समाज से मेरा यही निवेदन है कि जैसा समाज आदेश देगा मैं उस आदेश का तन्मयता से बिल्कुल पालन करूंगा। अगर समाज मेरे से ये कहे कि नहीं आपको आगे नहीं बढ़ना है तो मैं बिल्कुल समाज के आदेश का पालन करूंगा। अगर समाज मेरे से कहता है कि नहीं आगे बढ़िए आप, तो मैं समाज के साथ खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार हूँ। यही मेरा उद्देश्य था। आगे मैं उपस्थित यहाँ महानुभावों से बात करूंगा कि वो आकर के अब आगे के संचालन करें पंचायत का। मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले चुका हूँ और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से ही टिकट की मांग करूंगा, ये मैं अपने समस्त समाज को बता दूं। धन्यवाद। तो आपके प्रतिनिधित्व न देने का परिणाम आपके सामने है, और फिर हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस
और बसपा में अंतर विरोध हमेशा से है, तो उस अंतर विरोध को प्रतिनिधित्व देकर ही समाप्त किया जा सकता है, ना कि उनको वंचित करके। जमीनी स्तर पर भी यही कहा जाता है कि अगर बसपा न होती तो कांग्रेस जीत जाती, लेकिन साथियों क्या बसपा को समान प्रतिनिधित्व मिल रहा है? नहीं मिल रहा। उसकी यही वजह है कि बसपा अपने प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर रही है और कांग्रेस प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहती। उदाहरण के लिए मान लें कि मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, 115 पर कांग्रेस लड़ती और 115 पर बसपा को लड़ाया जाता, तो जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, संविधान विरोधी तत्व हैं, वह हमेशा के लिए गायब। लेकिन सच तो यह है कि कांग्रेस में भी संविधान विरोधी ताकतें हैं, संविधान विरोधी तत्व हैं। वह नहीं चाहते कि संविधान इस देश में सही तरीके से लागू हो। तो कांग्रेस अपना भविष्य अगर बचाना चाहती है तो उसको शोषित और वंचित समुदाय का प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा। शोषित और वंचित समुदाय से उसको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो परिणाम आपके सामने है। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें साथियों। धन्यवाद।